टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ कंपनी जो बहुत यूनिक है. ठीक है, ये बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई हुआ, आई गिव यू अ बैकड्रॉप ऑफ दैट. सो आई वॉज बेसिकली सर्चिंग फॉर दोज बिजनेसेस जिसने अपना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर में मोर देन 20-25% से ग्रो किया है. बट द पीई, द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी लेसर देन 20. Ideally, these would be those companies जिसमें there is some amount of margin of safety in terms of valuation, क्योंकि PE ratio 20 से नीचे and PEG ratio is also going to be less than 1. So ऐसा companies I was finding, and I came up on a list of companies जो I'll cover over the course of the series, which I find is going to be very useful for you guys. So without further ado, let's go and discuss about one of the companies from that list. सो जो कंपनी के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट कंपनीज नेम इज मोदी नेचुरल्स. ठीक है, लाइक आई एम क्वाइट श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज विल नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी, बट मैं एक बार बेसिक्स आपको दिखा देता हूँ कंपनी क्या करता है. ठीक है, सो मोदी नेचुरल्स मेक्स प्रीमियम ब्रांडेड एडिबल ऑयल्स. ठीक है, इनका एक ब्रांड है ओलिव करके, विच इज देयर फ्लैगशिप ऑलिव राइस ब्रांड ब्लेंड ऑलिव ऑयल बेचते हैं बेसिकली in India, and they also have products in packaged foods like pasta, peanut butter, etc. for Indian customers. Second part of their business है कि ये लोग बल्क राइस ब्रांड ऑयल भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचते हैं. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ their business, which is the largest part of their business, is that they distill ethanol from grains. बेसिकली ये ग्रेन्स होता है उनके लिए राइस, उनसे इथेनॉल डिस्टिल करके प्राइवेट एंड पब्लिक ओएमसीज को ये बेचते हैं. उनका जो अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग या फिर इथेनॉल डिस्टिलिंग कैपेसिटी है, दैट इज अराउंड 282 किलोलीटर्स पर डे. प्राइमरली इनका मेन फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में है. तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी. तो क्या बोला मैंने, देर आर बेसिकली 3 मेन सेगमेंट्स फॉर दिस बिजनेस. पहला सेगमेंट इज देयर FMCG segment, where they make and process and sell olive oil under their olive branch and other packaged foods such as pasta हो गया and all other things. Secondly, ethanol distill करते हैं which they sell to the OMCs, and third they sell institutions को basically bulk में rice bran oil and all of these products. Now कंपनी का P रेशियो अगर आप इधर देखोगे इज ओनली 11.3. वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बोलता हूँ क्यों 11.3 है, पर उनका रिटर्न रेशियोज देखो. It's 22% ROC and 31.6% ROE. Now tell me a company that has rewarded investors with a ROE, with a return on any of their equity, any money that the investors have put into the company, उसमें रिटर्न 30% से ज़्यादा है, बट कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 11.3 है. ठीक है, और दिस इज नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि रोहित, दिस माइट बी बिकॉज द कंपनी डज नॉट जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, which is why the market does not give it a high valuation. But CFO to EBITDA भी देखोगे तो 82%, it is able to convert 82% of its entire EBITDA into operating cash flow, right? Then आप सोचोगे is there some pledging in the company? Pledge percentage 0 है. FII GIIs में 0% होल्ड है ऑलमोस्ट. ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 12.6% है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड इंक्रीमेंटल कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल 18.6 है. प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 70% होल्डिंग है. Industry P is around 18, which means it's almost 50% lower in valuation when you compare it to the industry P. Now, why is this happening? मेरे को लगता है there could be factors such as the lack of identify. ये कंपनी ना बेसिकली अभी मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. ठीक है, which is one of the primary reasons that this company has such a low price to earnings. I'll tell you why. देखो, अगर आप एक नॉर्मल पी FMCG कंपनी को देखते हो, उसका ग्रोथ रेट के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, तो ऑन जनरल यू विल नोटिस दैट द प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ अ स्टेबल FMCG कंपनी जिनका 100% FMCG से पैसा आ रहा है, दैट इज समवेयर बिटवीन 25 to 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, राइट? अगर आप एक फुली इथेनॉल डिस्टिलर को देखते हो जो सिर्फ इथेनॉल बना के पैसा बनाता है, उसका भी प्राइस टू अर्निंग्स इज बिटवीन 15 to 20 टाइम्स. दिस कंपनी डज बोथ, राइट? एज ऑफ FY26 इसका 27 to 28% ऑफ द बिजनेस FMCG आता है, रिमेनिंग आता है इथेनॉल से. ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जो दोनों काम करता है. ठीक है, बट द पी इज एक्चुअली लेसर देन आइदर ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स और आइदर ऑफ इट्स पियर्स. सो दिस इज वाई दिस इज अ कंपनी जिसका री रेटिंग के पॉसिबिलिटीज आर एक्सट्रीमली हाई. एंड ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट आर सम ऑफ द ट्रिगर्स दैट कैन कॉज दिस कंपनी टू गेट री रेटेड. ठीक है, एक बार नीचे जाते हैं, स्पिनर का बात देख लेते हैं. सो इफ यू लुक एट दिस कंपनी ना केयरफुली, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च 2023 से लेके अभी मार्च 2026 तक रेवेन्यूज कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहे हैं.
margins stable continuously from June 2024 onwards. ठीक है, ऑन अ ईयरली बेसिस देख रहे हो तो मार्च 21 में 443 crores था, इट स्लाइटली डिप्ड इन मार्च 23 एंड मार्च 24, बट नाउ द अपवर्ड प्रोग्रेस हैज अगेन बिगन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 crores इन मार्च 23 से अभी 73 crores हो गया, एंड नेट प्रॉफिट reached from 1 crore in 2023 to abhi 50 crores. It's 50 times growth in net profit. So you can imagine that the company is definitely doing something good right now. जिसके वजह से there's a possibility that this company gets re-rated. अगर आप now one more question which a lot of investors have is that maybe the growth rate of this company isn't that high, right? जिसके वजह से you know the company is not getting a high PE, right? But that's not the case. See, if you look at it right now, over the last 3 years, the company has been growing at 20%. Its profit has grown by 250%, but the stock price has grown by only 21%. So, the rate at which the EPS of the company has grown, the stock price has not given that amount of return, which has led to the price to earnings ratio being significantly compressed. ठीक है, फॉर अ कंपनी जो आरओसी में इतना पॉजिटिव है, आरओई में इतना पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इतना अच्छा से जनरेट कर रहा है, दिस शुड नॉट बी द केस, राइट? इफ यू कम ओवर हियर, रिजर्व्स का प्रॉब्लम है कंपनी में नहीं, कंपनी हैज 159 crores ऑफ रिजर्व्स, राइट? डेट टू इक्विटी का प्रॉब्लम है कंपनी में, हाँ स्लाइटली हायर डेट है, एंड आई थिंक दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी दैट दे हैड टू सेट अप इन छत्तीसगढ़ फॉर देयर न्यूली कमिशनड इथेनॉल प्लांट 2. बट उसके बारे में विल ऑब्वियसली डिस्कस. बोरोइंग्स का ट्रेंड देख लेते हैं तो इट्स मोस्टली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स व्हिच आई एम श्योर दे विल बी एबल टू रीपे. व्हाई दे विल बी एबल टू रीपे? इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज दे आर जनरेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक, आप देख रहे हो ये, and this is something very important. Obviously free cash flow नहीं generate हो रहा है at that level because they are doing a lot of investing. So my point of view over here is that this company operationally is doing all the right things, and ideally this company then should not be trading at such a low PE, right? Debtor days भी सही है, cash conversion cycles भी improve हो रहे हैं, ROC continuously rise हो रहा है, right? So what is the problem? Is there any big public investor in this company? I can't see any big public names over here, but there are a few investors जो publicly greater than 1% hold करते हैं, and whose names you can see over here, right? तो बात अभी रुक के इधर आ जाता है कि what is going to help this particular company get re-rated. ठीक है, let's discuss that. देखो, first thing is, एक important चीज जो मैं आपको समझा देता हूँ is that look at the growth triggers. बात करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे. See, majority of its revenue, अभी मैं आप लोगों को बताया, almost 60-70% of its revenue that this company generates is through ethanol. इथेनॉल जो ये डिस्टिल करता है फ्रॉम द राइस एंड द ग्रेन्स दैट वॉट एवर दे आर डूइंग, राइट? एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा कि व्हेन यू डिस्टिल इथेनॉल, व्हेन यू मेक इथेनॉल फ्रॉम राइस एंड ग्रेन, the basically the revenue at which you can sell this ethanol is higher than the ethanol you maybe generate from other sources. So this is something you need to remember. Secondly, बात करते हैं कि इनका जो ये phase 2 ethanol ramp up हुआ है ना recently of 152 KLPD, that has increased their capacity from 130 KLPD जो उनका previously 2024 से चल रहा था to 282 kiloliters per day. That is itself a 120% rise in capacity in the just in this particular year, right? तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो गाइडेड, जो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइड किया है, वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा इंक्रीज हुआ है ना कैपेसिटी ऑफ अराउंड 150 ऑफ अराउंड 150 किलोलीटर्स पर डे, उसका 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वी विल बी एबल टू डू इन बाय FY27 एंड. ठीक है, और कंपनी ये भी बोल रहा है कि बाय नाउ वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 400 crores ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, and that 400 crores of orders corresponds to utilizing around 48 kiloliters per day of capacity utilization out of its 282 kiloliters per day. ठीक है, और ये ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम PSU OMCs फॉर ESY नवंबर टू अक्टूबर 26. बट कंपनी ये बोल रहा है राइट नाउ दैट दे आर रजिस्टर्ड विद प्राइवेट OMCs जो कि 10% ऑफ द मार्केट है. For the first time they have registered with private OMCs, which is going to unlock incremental demand beyond PSU quotas. मतलब कंपनी क्या बोलना चाहता है कि देखो right now as of ESY November 25 to October 26, we have already won 400 crores का order. We have now moved into partnership with private OMCs जो मेरा market को expand कर रहा है, and in future I have the visibility of also getting more orders in the upcoming period of time from both private OMCs as well as public OMCs. So why the company has explicitly said this? Because the company is saying that ये जो मैंने नया
कैपेसिटी ऑनबोर्ड किया है, राइट, आई नीड टू मेक श्योर दैट आई एम एबल टू यूटिलाइज दैट कैपेसिटी टू एटलीस्ट 50%. Right, and the company and the management said that if everything goes right, they'll be able to basically achieve even more than 50% capacity utilization by FY27 end. ठीक है, अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन भी करते हो of 282 किलोलीटर्स पर डे, that is around 60 to 70 liters realization, and ethanol revenue is potential has carries around 630 to 650 crores versus 337 crores जो FY26 में, मतलब 2x तो सिर्फ इथेनॉल से ही हो रहा है, if you get my point, right? अब नीचे थोड़ा जाते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट दैट बिजनेस इज, ऑल्सो P&L टाइमलाइन देख लेते हैं. फुल यूटिलाइजेशन कंपनी बोल रहा है ये जो उनका जो एडिशनल कैपेसिटी है, they'll be able to fully utilize that to generate ethanol by H2 FY28 subject to ESY tender allocation. ठीक है, फ्रेश PSU और प्राइवेट OMC टेंडर्स आर एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ जून 2026 फॉर करंट ESY. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, बाय एंड ऑफ दिस मंथ or early July, most probably you'll get to hear from Modi Naturals that they have won further tenders for private or from private and public OMCs to supply ethanol to them. If that announcement comes up in the BSE or NXE, हमें पता चलता है, then that is a big trigger for the market to give it a higher PE. That is one of the reasons. ठीक है. Secondly, अब right now as of FY26 इनका जो consumer division है ना, जो FMCG division है, that does only about 200 crore of revenue in FY26. ठीक है, एंड ग्रोथ भी बहुत ही 2% हुआ YOY में. बट मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इन द मीडियम टर्म ओवर द नेक्स्ट 2-3 years मैनेजमेंट वांट्स टू ग्रो दिस बिजनेस टू 500 crore, मतलब 2.5x ग्रोथ इन रेवेन्यू. एंड उसमें डिवीजन भी होगा, 300 to 350 आएगा फूड से, ऑयल से जो उनका ओलिव ब्रांड का है, एंड रिमेनिंग फूड से जो उनका पास्ता है, पीनट बटर है, हिंग है, ऑन ऑल ऑफ दिस सेपरेट प्रोडक्ट्स. ठीक है, why the management is confident? ये जो Q4 FY26 था, that particular quarter the exit run rate for the consumer business was around 51 crore, which was significantly higher than what they were doing in the previous quarters. Now in एक चीज याद रखना, consumer business में growth होने के लिए you need two things, you need a good product and you need good distribution, right? And you need a good product market fit. In terms of distribution, they are present on Amazon, they are present on all the Blinkit and the Q-commerce apps, and they are also expanding their their distribution network. Distribution में आप focus कर रहे हो, product market fit है, are the consumers liking your pastas, your olive oil, your separate food products? Yes, very good. अगर आप जाके, if you look at Swiggy, if you look at Blinkit, if you check the reviews for olive oil and the various other products, you will notice that they have an average review of over 4.5 stars for all of this, right? So they are the top ranking pasta on Blinkit and Swiggy. ठीक है, न्यू कैटेगरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, राइट? सिर्फ एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में ग्रोथ नहीं है, न्यू कैटेगरीज फूड इनोवेशन में भी लॉन्च कर रहे हैं. दे हैव लॉन्च हिंग, जिसके लिए भी दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग रिस्पांस. न्यू एसक्यूज आर स्लेटेड टू लॉन्च इन FY27. डिस्ट्रीब्यूशन में दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू नेपाल एंड भूटान. Other than that, brand awareness grow करने के लिए they are focusing on marketing campaigns. They have hired, they have basically roped in Karishma Kapoor as their campaign brand ambassador. Distribution में 50,000 direct outlets है, but they are saying कि only 50% penetration है. तो GT में सिर्फ penetration से incremental revenue growth आ सकता है. I'm just leaving around new product growth. I'm leaving around export revenue. तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए that the possibility that this particular company grows their consumer business, FMCG business, from 200 crores to 500 crores in the medium term is have a high conviction, right? अगर ये होता है, then the market will give it a higher PE because when you compare a FMCG company, उसका PE जो as I mentioned at the start of the video, उसका 25 से 40 के बीच में PE होता है, right? And this company is also growing at a fast rate, right? तो उसके corresponding PE भी उनको higher मिलना चाहिए. So this is something which I thought you guys should be able to understand. नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन इन इथेनॉल. तो क्या हो रहा है कि बाई प्रोडक्ट में भी दे आर डूइंग सम इनोवेशन. वन ऑफ देयर बाई प्रोडक्ट्स लाइव है, एंड दैट ड्रोव FY26 इथेनॉल एबिटा मार्जिन टू 17.3%, जो कि उनका गाइडेड 12 to 15% के रेंज से ज़्यादा है. सेकेंड इनोवेशन भी दे आर डूइंग, 20 crore कैपेक्स लगा है उसमें, बट दे विल अपडेट द इन्वेस्टर्स a few months later. They're also focusing a lot on downstream products. ठीक है, downstream ethanol derivatives, right? उनके पास जो इथेनॉल जो बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स रह जाता है,
उससे they are able to create ENA, right? ENA, extra neutral alcohol. और if you know, extra neutral alcohol is very important for the alcohol industry. सारे जो IMFL products होते हैं, जब भी वो alcohol बनाते हैं, distill करते हैं, they need ENA. RS rectified spirit, chemical grade ethanol, all of these products are strong byproducts that they can sell at a higher EBITDA margin than ethanol, and you know, and generate extra revenue. So this is something you need to know. नेक्स्ट गवर्नमेंट की टारगेट E25, E30, E85. अगर गवर्नमेंट का इथेनॉल टारगेट्स एग्रावेट हुआ, अगर बढ़ा ज़्यादा, राइट, वी ऑलरेडी नो दैट इज अ मैंडेट बीइंग पास फॉर E85, E30, E25, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. अगर ये हुआ, then we'll be able to, then there's going to be a lot of demand for ethanol coming in, and जो उनका कैपेसिटी बैठा है इन लोगों ने, that will be completely used up very well, right? So if you read this, if EQ25 is implemented, national ethanol demand will rise by 25%. Modi Naturals would face no oversupply risk and utilization improves structurally. Full E30 implementation would absorb all current excess industry capacity. For Modi Naturals specifically, every 5% utilization point above current assumption adds 30 crore in revenue, which means a very strong conversion of in terms of top line and bottom line. अदर देन दैट कंपनी के बैलेंस शीट डिलीवरिंग हो रही है, फाइनेंस कॉस्ट सेविंग हो रही है, इथेनॉल एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है, inorganic growth through M&As. That is also something obviously the company can do because they have a decently strong balance sheet. ठीक है, so this is more or less what I wanted to show regarding the growth triggers. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखना, ये कंपनी इज वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन इंडिया जो अपना प्रोसेसिंग करता है ऑलिव ऑयल्स इनसाइड इंडिया. तो उनके पास एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है व्हेन कंपेयर टू अदर्स, दैट दे आर एबल टू मेंटेन देयर प्रोडक्ट क्वालिटी बिकॉज प्रोसेसिंग खुद करते हैं. सेकेंडली, दे आर द ओनली सप्लायर्स ऑफ mixed olive oils, mixed oils, which is basically olive oil plus rice bran oil. Plus, if you have to remember, ये जो olive oil segment itself है, right? ये segment olive oil is considered a very healthy oil, right? And हमारे देश में, as you know, there's a lot of growing trend in health consciousness and fitness. और fitness and health conscious में दो चीज का rise हो रहा है. एक is one is higher protein consumption, दूसरा is what? दूसरा इज दैट मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑयल्स जो कि जिसमें बैड ऑयल ज़्यादा है, टू मोर क्लीनर ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा जिसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, विच इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ. समथिंग यू नीड टू नो. सो एक टेलविंड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड लीडिंग अ गुड लाइफ इज हेल्पिंग द बिजनेस. सेकेंड टेलविंड क्या है? इथेनॉल, राइट? we want to blend ethanol in our petrols, in our diesels, right? Government का mandate say in all of this. So this is also another tailwind that the company is facing. Now if you come over here, पहला वाला risk जो है, that is going to be ethanol over capacity. अगर ऐसा हुआ that they are not able to win private OMC and public OMC tenders, contracts, and otherwise if the government के तरफ से इथेनॉल में पुश थोड़ा कम हो गया, then they might not be able to utilize their newly added capacity. तो उसमें एक इथेनॉल ओवर कैपेसिटी का इशू हो जा सकता है उनके साथ. फिर ग्रेन प्राइस में स्पाइक हो जा सकता है. तो राइस, मेज, अगर प्रोक्योरमेंट भी इशू हो गया, अगर ड्राउट हो गया, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गया, तो उनका जो रॉ मटेरियल्स है, राइट, दैट इटसेल्फ उनका प्राइस बढ़ सकता है because they are not very well backward integrated in all of this. So this is something which you need to look out for. More or less I feel these two are the main risks. एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं about the company's stock price. तो if you look over here carefully, ये IPO के बाद ये नीचे आया थोड़ा, but now it made a base over here and now it's moving in an upward parallel channel, right? एक upward parallel channel में move कर रहा है. Recently over the last one and a half week ये channel का lower end से ये लोग थोड़ा ब्रेक हुआ है, बट इट हैजंट ब्रोकन डाउन एग्रेसिवली. द ब्रेक इज जस्ट इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर लेवल एंड आई फील if I by looking at the chart that there is a strong level of support at this particular green line zone. ठीक है, buying देखोगे तो you have to keep in mind that this is a very 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 small cap company. 530 crore की market cap है और there's been 164k की buying of this company at this particular price. So there's some big fish what the company. Mostly it won't be institutional because institutional holding अभी है नहीं, discoverability नहीं हुई है, and we know in the Indian markets till your stock doesn't at least reach at least 3,000-4,000 crores of market cap, it's very difficult for institutions to pick up any stake in your company because of the liquidity, because of the liquidity issues that the stock might face, right now whatever buying you see, whatever spikes in volume you see, that is mostly going to be through any individual marquee investor placing their stakes in the company. So if someone entered at this level, so and it corresponds to a support zone at this level, right? So 389 400 के level पे
at a P of of 11, the stock that is doing that has tailwinds in terms of nutrition, has tailwinds in terms of government policies for ethanol. It surely doesn't deserve a P ratio of 11, right? अगर आप थोड़ा भी calculate करते हो, इस company ने this year, right, it has done 720 crores of revenue and it has guided for 950 crores of revenue next year. That is itself more than, almost more than 30-35% growth in revenue. Or profitability mein it has guided 80 crore ki profitability. That is what? That is 30 by, that is 60, 40, I think 70 crore ki profitability hai. So that is 40% growth in profitability. So if you're growing your profits by 40% by in the next 1 year, and your stock P and your market cap is right now 523, if you divide 523 by 70, you will notice then the P of the stock is around 8, right? 1 year forward P of the stock is 8. And the peg ratio of the stock, you divide P by the growth of the earnings, 40, 11 by 40, that itself is, I don't know, that is around 0.3 or 0.4. So that gives you an idea how undervalued right now this company is corresponding to the value or the result that it might do. In fact, the management, Mr. Modi over here, has executed and grown the company very well in the last 2-3 years. And it's something which is remarkable with such good CFO to EBITDA conversion for such a small scale business. This is something which you guys need to know. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क है, मोस्टली कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन का रिस्क है. But I'm telling you, if the company secures ethanol supply tenders to private and public OMCs by June July, and in the next quarter अगर इस कंपनी का FMCG का जो एग्जिट रेट इस बार का 51 करोड़ का था इन Q4, अगर उससे 10% भी हायर आया नेक्स्ट क्वार्टर में, दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट अ डायरेक्ट री रेटिंग फ्रॉम 11.3 to at least 15-16, that 40-50% growth in stock price. And even if DIIs obviously don't pick it up, some market investor will understand this and will pick up a stake. For any investor who wants to get into a company with strong fundamentals and a possibility of good returns in the future, you guys might want to look carefully at Modi Naturals, track it for the next 2-3 quarters, and understand how this business is doing. I found this was a very interesting business at such a less valuation, and I hope you guys found this video useful. I'll bring a set of further unique businesses that I'm tracking over the course of the next videos. Until then, see you guys, signing off.